नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक गांव ने नरेंद्र मोदी को 2019 से पहले ही अजय बना दिया। बिहार में हार की टीस बीजेपी को बेहद परेशान कर रही थी। नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से एकमात्र चुनौती के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन मोदी का मैजिक नीतीश कुमार पर भी चल गया। नीतीश का बीजेपी से हाथ मिलाना यानी 2019 से पहले ही मैदान मार लेना बीजेपी के लिए बिल्कुल वैसा है। शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। बिहारियों का डीएनए इतना जबरदस्त है कि आप देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। अरे भाई, इतना मैं बुरा था तो कमरे में आकर के एक चाटा मार देते, गला घोंट देते। आपने एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। सिर्फ 20 महीने में चाल, ढाल और ताल तीनों बदल गई। नीतीश कुमार की भाव भंगिमा बदल गई, देह की भाषा बदल गई, निष्ठा बदल गई, राजनीति की दिशा बदल गई। कहां नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखे और तोले जा रहे थे। विपक्ष को नीतीश में भविष्य की नैया का माझी दिख रहा था, लेकिन नीतीश ने अपनी नाव किनारे की खूंटी में बांध दी और गहरे पानी में उतरने से इनकार कर दिया और मोदी को अपराजेय बना दिया। नीतीश की जुबान से निकले नए तरानों से विपक्ष घायल है, क्योंकि महागठबंधन बनाकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने की रणनीति में टाए टाए फिस हो गई है। आप कह सकते हैं कि मोदी ने 2019 की चुनावी लड़ाई से पहले ही विपक्ष को धराशायी कर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये मोदी की शख्सियत का कमाल है, जिसके आगे नीतीश कुमार जैसे जुझारू नेता की उम्मीद की लौ भी फपक कर बुझ गई। अहम और अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और इस अहम अहंकार में नरेंद्र मोदी तो डूबे हुए थे, अब लगता है नीतीश कुमार जी भी डूब गए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, विपक्ष के लिए झटका नहीं है, क्योंकि विपक्ष हमें देखिए, ऐसा है, अच्छा हुआ जो पहले हो गया, यही आखिरी में होता तो और दिक्कत होती। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अभी मोदी फैक्टर की फांस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पटना किनारे सियासत की गंगा में अभी लहरें और उठेंगी। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो बीजेपी जेडीयू में सीटों के संग्राम का खतरा साफ साफ दिखेगा। शरद यादव जैसे नेताओं की टीस कहां तक रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और लालू परिवार तो नीतीश का रोज इम्तिहान लेगा ही। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। नरेंद्र मोदी के जय जयकारा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के। नीतीश की सूझबूझ का लगातार लिटमस टेस्ट होना है। मोदी और लालू दोनों के लिए वो जरूरी हैं, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे सलीम और अकबर के लिए अनारकली जरूरी थी। तो क्या अब सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं? 2019 में कोई है ही नहीं। नरेंद्र मोदी की क्षमता के आगे कोई टिकता ही नहीं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, अजय आलोक जी जेडीयू, रामानुज प्रसाद जी आरजेडी, प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत। शाहनवाज जी, आज आपके पास सबसे आखिर में आएंगे, क्योंकि अब तो नीतीश भी जबरदस्त तारीफ नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, और अजय जी उसके बाद। शुरुआत प्रमोद जी सबसे पहले आपसे। क्या 2019 से पहले ही विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया है? आपकी महागठबंधन की कोशिशें एकदम से फेल नरेंद्र मोदी ने कर दी हैं प्रमोद जी? मैं बिल्कुल ठीक इसके विपरीत सोचता हूं। जो हुआ जल्दी हो गया, अच्छा हुआ। देर में होता तो शायद हम ना संभल पाते। आप जरा से एक हालात पे तो हिंदुस्तान के नजर डालें। नरेंद्र मोदी जी जब जीत के आए 2014 में, वोट कितना मिला? 31.8%, यानी 32%। 68% वोट खिलाफ है अभी। दूसरा एक तथ्य और देखिएगा, 16 राज्यों में चुनाव हुए हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, और 9 राज्यों में उनके खिलाफ प्रबल बहुमत मिला है। 7 राज्यों जिनमें मिला भी है, उनमें 3 राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो,
चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहां उनके खिलाफ जनादेश गया है। हम 9 राज्य नाम गिना देते हैं आपको। पश्चिम बंगाल 294 सीट, बीजेपी को मिली 3 सीट। तमिलनाडु 234 सीट। ठीक है सर, समय चला जाएगा। पता है सर सबको कि 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस में कितने हैं? 6 राज्यों में कांग्रेस। तो मैं कह रहा हूं ये समय चला गया। मैं यही तो कह रहा हूं कि आंकड़ों पे जाइए, आंकड़ों पे जाइए। अगर आंकड़े आप कहेंगे तो चीख चीख कर कह रहे हैं, साच के साथ कह रहे हैं तो कि 2019 के चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ बुरी पराजय स्वीकार करेगी। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत योगेंद्र जी आपका भी। और ये आंकड़ों का जो जिक्र किया है प्रमोद जी ने, उस पर आप अच्छी तरह से रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन रामानुज जी, प्रमोद जी तो नहीं मानते, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये आरजेडी को, कांग्रेस को, महागठबंधन को मोदी के खिलाफ जो तमाम विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा था, अब तो शरद यादव को भी आप जोड़ लीजिए, उसमें एक बड़ा झटका है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये लालू यादव, शरद यादव, कांग्रेस का मामला नहीं है। मामला ये बात सही है, नीतीश जी का ये कदम भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही आत्मघाती कदम नीतीश जी ने अपने लिए उठाया है और खंजर घोंपने का काम किया है। जो वो बात कर रहे हैं, जिस बात का वो चर्चा कर रहे हैं, जिस बात को जिस तरह से चालीसा पढ़ रहे हैं, ये साबित करता है कि साहब इस तरह के लोग राजनीति को जो है बगैर विचारधारा की करते रहे हैं। कुर्सी की राजनीति नहीं अगर किए होते तो मैं समझता हूँ कि जिन बातों को वो उठा रहे हैं उन बातों पर अड़े होते, कुर्सी प्रेम नहीं दिखलाए होते, आत्मसमर्पण नहीं किए होते तो जब उनकी बातें प्रासंगिक लगती। लेकिन मैं समझता हूं कि वो कुर्सी प्रेम में और कहीं ना कहीं या तो मुझको ये लगता है कि बीजेपी के लोगों का जो वो कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ विपक्ष मुक्त भारत का जो अभियान है, जो हिटलर का रास्ता है, उसमें लोगों को धमकाना, डराना, फंसाना, ममता बनर्जी जी को फंसाया जा रहा है, लालू जी के परिवार को फंसाया जा रहा है और वो शिबू सोरेन के परिवार पर केस किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का भी कोई चिट्ठा इन्होंने निकाल करके रख लिया। इस तरह से कोई आत्मसमर्पण नहीं करता। इस तरह से जिनके डीएनए पर दोष लगाए गए हों, जिन पर बहुत सारे तरीके से प्रहार किए गए हों, हम लोग समझते हैं। और वो आदमी इतना जल्दी आत्मसमर्पण, जो आदमी नाटक किया हो उसी व्यक्ति के नाम पर कि साहब नरेंद्र मोदी को कन्वेनर क्यों बनाया गया, 3 मेहमान और हैं, तीनों से बातचीत करने आगे चर्चा में आपको और मौका मिलेगा। मैं समझता हूं निश्चित तौर पे ये हमारे विपक्ष की राजनीति में ऐसा क्या हो गया साथियों ने कि वो नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। रामानुज जी सर चुप हो जाइए प्लीज। ऐसे लोग रामानुज जी, कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ कुर्सी विचारधारा है। रामानुज प्रसाद जी जरा औरों को भी मौका दे दीजिए सर प्लीज। हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता, अरे सर प्लीज, देश में रायसीना हिल में जैसे सर रुकेंगे। सर योगेंद्र जी हैं, शाहनवाज जी हैं, प्लीज उनको म्यूट कीजिए। ठीक है, हो गया। अजय जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बोलते ही रहेंगे म्यूट कीजिए उनको। अजय जी ऐसा क्या हो गया? सुन वो नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुनना चाहते थे, हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, उनके डिनर में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्हें बिहार में नहीं आने देना चाहते थे, उनकी सहायता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया अजय जी कि आज नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी की क्षमता वाला कोई नेता नहीं है, 2019 नरेंद्र मोदी का है, नरेंद्र मोदी के आसपास कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी अपराजय हैं? क्यों? आपके इतने लंबे चौड़े सवालों का एक लाइन में उत्तर दूं? दीजिए प्लीज प्लीज। तो उसका उत्तर यह है उसका सिर्फ एक उत्तर है, संदर्भ बदल गया है। जब संदर्भ बदल गया तो पुरानी बातों की चर्चा क्यों करें? अब संदर्भ बदल चुका है। क्यों संदर्भ बदला, इसकी व्याख्या नीतीश जी ने बहुत अच्छे से कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी कि संदर्भ क्यों बदला, क्या एजेंडा होना चाहिए था, क्या एजेंडा नहीं हुआ। वही बातें मैं फिर दोबारा बोलूंगा, आपके दर्शक सुन ही चुके हैं, कुछ और बात हम लोग कर लें। संदर्भ बदल गया ये समझ जाइए
और आज के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर अगर भ्रष्टाचार चलेगा तो कोई महागठबंधन नहीं चल सकता है। और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार को अगर कोई भी पार्टी सपोर्ट करेगी जो न्यूक्लियस बनना चाहती है, तो वो पार्टी कभी न्यूक्लियस भी नहीं बन सकती है। इसलिए मैंने कहा कि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, संदर्भ बदल चुका है। योगेंद्र यादव जी, क्या वाकई संदर्भ बदल जाने से राजनीति बदल जाती है? राजनीति में शुचिता का कोई रोल नहीं है, राजनीति में नैतिकता कहीं नहीं है। और प्रमोद जी ने जो आंकड़े दिए थे, क्या वो आंकड़ों का भी कोई महत्व नहीं है? क्योंकि देखा तो अंत में यही जाता है कि बीजेपी लगातार अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है, नरेंद्र मोदी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 राज्य, उस सहयोगियों के साथ 5-6 राज्यों में अपनी सरकार। और क्या है ये संदर्भ की राजनीति? योगेंद्र जी। सईद भाई, प्रश्न ये नहीं है कि नीतीश ने जो किया वो शुचिता के दायरे में आता है, मर्यादा के दायरे में आता है, कोई सिद्धांत की राजनीति है या नहीं। सबको ही जानते हैं, और आलोक जी जो उन्हें डिफेंड कर रहे हैं वो भी सच्चाई जानते हैं। कैमरा ऑफ होते हुए हर कोई बता देगा। ये करने में नीतीश ने जाहिर अपना कद कमज़ोर किया है। जाहिर है नीतीश ने एक तरह से हताशा और हार मान के ये कदम उठाया है, और जाहिर है सिद्धांत विधांत की इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आज ये प्रश्न नहीं है नीतीश सिद्धांतवान है या सिद्धांतहीन है, ये तो सारी दुनिया पहले भी जानती थी, आज भी जान गई है। असली सवाल ये है कि इससे नरेंद्र मोदी के और बीजेपी की विपक्ष की राजनीति आज कहाँ खड़ी है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के इस कदम से जो विपक्ष की राजनीति में अंतर्निहित उसका दिवालियापन था, उसका जो पाखंड था, वो बिल्कुल जनता के सामने आ गया है। मोदी विरोधी राजनीति, जिसमें मैं अपने आप को बिल्कुल मानता हूँ, आज मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस देश के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अगर आपको इसका गंभीरता से विरोध करना है तो 2-3 गलतफहमियों से बचना होगा। पहली गलतफहमी यह है कि नहीं मोदी तो पॉपुलर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, जैसे हमारे तिवारी जी कह रहे हैं। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं भाई, ये सब आंकड़े मैं भी देखता रहा हूँ, 20 साल मैंने धंधा किया है। एक न्यूनतम बात को हर भारतीय जनता पार्टी को विरोधी, इस देश के संवैधानिक ढांचे पे वापस लाने वाले हर व्यक्ति को न्यूनतम इस खतरे को स्वीकार करना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी आज एक खास तबके में लोकप्रिय हैं। अगर इस सच से आंख मूंदेंगे और सोचेंगे कि बिल्ली के भागों छीका फूट जाएगा, तो आप किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं। दूसरी ये गलतफहमी कि खाली मोदी विरोध से काम चल जाएगा, ये भी बेकार है। और तीसरा ये भी मैं कह दूं, ये मान लेना कि भानुमति के कुनबे जोड़ने से काम चल जाएगा, ये जो गठबंधन के नाम पे गठबंधन करना, उसके पाखंड को, उसकी कमजोरी को नीतीश कुमार के दल बदलने एकदम जनता के सामने ठीक है। सर आगे आपसे और बात करेंगे। शाहनवाज जी, सबकी बातें आपने सुन ली हैं, लेकिन ऐसा लगता है शाहनवाज जी कि बीजेपी की 3 रणनीति है। चुनाव में जाओ, राज्य जीतो, सरकार बनाओ, जहां पूर्ण बहुमत नहीं मिलता वहां जोड़ तोड़ करो और गठबंधन की सरकार बनाओ, और तीसरा ये कि जहां हार जाओ वहां साम दाम दंड भेद सरकार बनाओ। ये कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में 18 राज्य आपके, सहयोगियों के साथ कई सारे राज्य आपके। क्या आपको लगता है कि आप 2019 में इसी राह पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष को आप समाप्त कर चुके हैं? देखिए, पहली बात तो तलवारों से राज्य नहीं जीते जाते, वोट से जीते जाते हैं। लोकतंत्र को चुनौती मत दीजिए। सब लोग जो बैठे हैं पैनल पर, वो सब लोग चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं और जनता के वोट से जीत कर आए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं जोड़ तोड़ से। अगर कांग्रेस और अन्य दल भरोसा अपने साथियों में पैदा नहीं कर पा रहे, वो उनका दल छोड़ रहे हैं, उनको भविष्य दिखता नहीं, तो हम कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं कर सकते और हम जनता को ये नहीं कह सकते कुछ वोट इन्हें भी दे दो ताकि विपक्ष का दर्जा कम से कम इन लोगों को मिल जाए। ये हम नहीं कह सकते, ये जनता का मैंडेट है जो हमें मिलता है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, जैसा कहा योगेंद्र यादव जी ने कि आलोक जी को भी लगेगा ऑफ कैमरा,
तो ऑफ कैमरा योगेंद्र यादव जी को भी लगता होगा कि नरेंद्र मोदी जी को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जनता के दिल में उनकी जगह बनी हुई है। नरेंद्र मोदी आज गरीबों के नेता हैं। नरेंद्र मोदी आज उस वर्ग के अंदर जिसको कि समाज के अंतिम पादान पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपना भविष्य नरेंद्र मोदी के चेहरे और व्यक्तित्व में देख रहा है। तो आज गरीब हमारे साथ हैं, किसान हमारे साथ हैं, इस देश के जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग साथ हैं। 2.5 करोड़ परिवार को जो उज्ज्वला स्कीम से गैस सिलेंडर मिला, वो परिवार को लगता है कि पहली बार हमारी चिंता करने वाला कोई व्यक्ति है। देश आगे बढ़ रहा है। आज तक हमारे विपक्ष के लोग किसी टीवी चैनल, पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए आप, किसी टीवी चैनल पर भी आकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक दाग नहीं लगा पाए। तो जो बेदाग सरकार है, जो दिन रात देश के लिए जी रहा है, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? ठीक है, मैं तो आपसे कहता हूं, नीतीश जी ने कहा 19 का, मैं आपको कह रहा हूं विपक्ष जिस तरह की निगेटिव राजनीति करता है, 19 या 24 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, ये दौर समझ जाइए, जिस दौर में आप लोग जी रहे हैं। रुकना सर, टेलीविजन पर आकर विरोध कर देने से कुछ नहीं होता। घंटा भर है, बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह के नेतृत्व में बूथ बूथ पर जा रहे हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं, ठीक है शाहनवाज जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी की क्षमता वाला कोई नेता नहीं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, नीतीश कुमार का यह मानना है, और नीतीश कुमार साथ। प्रमोद तिवारी जी, क्यों आप अपने सहयोगियों को संभाल नहीं पा रहे? क्यों नीतीश कुमार ने आपसे ज्यादा मोदी पर भरोसा किया? बहुत सीधी सी बात है। नीतीश जी सिर्फ 18 महीने के लिए हमारे पास आए थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा था इन 18 महीनों में, अगर देखें तो मेरे ख्याल से राजनीति के हर स्तर पर एक जबरदस्त हमला मोदी जी पे किया था। तो आज अगर वो मोदी जी के शरण में गए हैं और उन्हें मोदी जी से अच्छा कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आखिर इस हनीमून के वक्त में वो सिवाय ये कहने कि आई लव यू मोदी, क्या कहें बेचारे। उनको तो जब बोलते होंगे तो पुराने जो बयान हैं डीएनए के, जब पुराने बयान हैं कि हम तुम्हारे साथ खाना भी नहीं खा सकते, तुम इस काबिल भी नहीं कि हम तुम्हारे साथ लुधियाना में हाथ मिला सकें, तो ये सारी दिक्कतें हैं। जहां तक हमारा सवाल आप कह रहे हैं हम सहयोगियों को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, मेरा एक सीधा सा तल्ख जवाब है। भारत की राजनीति में इतनी गिरावट कभी नहीं देखी गई जिस तरह सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे रुपए का सहारा हो, चाहे सारी नीतियों, सारी परंपराओं, सारी मर्यादाओं को रख के राजनीति को खरीदने का धंधा हो, धमकाने का धंधा हो, सीबीआई का हो, तमाम जितनी एजेंसीज हैं, इतनी गिरावट राजनीति में नहीं देखी गई जो आज के दौर में देखी जा रही है। पर एक बात मैं आपसे फिर कहूंगा, भारत की जनता पर जो विश्वास नहीं करता, जो समझता है भारतीय की जनता से ही समझती, भूल हमने भी कभी की तो 77 आया, भूल इन्होंने भी की तो 80 आया। आप देखिएगा 2019 जब आएगा तो यही जनता 15 लाख जो नहीं मिला है, जो अच्छे दिन नहीं आए हैं, जो 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, जो किसान को 50% बोनस देना है नहीं मिला है, जो महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, जो सीमाओं पर आंख से आंख मिलाकर बात करने की बात करते थे, और सीमाओं पर जिस तरह रोज कल की खबर है कि चीन 2 घंटे हमारे उत्तराखंड में रहा है, हर मोर्चे पर असफल सरकार है। जो मैंने कहा आंकड़े फिर दोहराता हूं कि 32% वोट पर जो सत्ता में आए थे, 16 राज्यों में 9 राज्य में चुनाव हारे हैं। कम नहीं होते हैं ये आंकड़े। प्रमोद जी रोकना पड़ेगा आपको। 32% पर भी नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार है। शाहनवाज जी जवाब देना चाहते थे, आपके पास भी आएंगे। अजय जी आपको भी जवाब देना होगा, और योगेंद्र जी से और हम समझेंगे इन आंकड़ों का खेल कि 32 पर अगर यही 32 रहा तो क्या फिर भी 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे? लेकिन क्या होगा जेडीयू बीजेपी का, क्या वो साथ में लड़ेंगे चुनाव 2019 में? क्या ये आई लव यू प्यार मोहब्बत चलेगा या डिवोर्स? आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खत्म कर दिया है।
2019 भी नरेंद्र मोदी का है। विपक्ष कहीं नहीं टिक रहा, विपक्ष टूट रहा है, महागठबंधन खत्म होता दिखाई दे रहा है। चर्चा चल रही है, तमाम नेता हमारे साथ हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने मोदी की राह पकड़ ली है, लेकिन लालू मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने आज नीतीश कुमार पर एक कदम आगे बढ़कर हमला किया। कल नीतीश ने जवाब दिया था, आज लालू ने फिर से आरोप लगाए। मुझको इतना प्रेम और सम्मान अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस समय था, अब तो एनआईटी बन गया, मेरे ही प्रयास से एनआईटी बन गया। 500 थे स्टूडेंट, उसमें से 450 वोट लालू जी को दिलवाया। आज बात करते क्या किया नीतीश कुमार छात्र संघर्ष समिति का कहीं इनका अता पता नहीं था, पहले भी किसी मूवमेंट में इनको हमने नहीं देखा था, कहीं विजिबल नहीं थे छात्र नेता के रूप में यूनिवर्सिटी में। और ऐलान भी कैसा किया कि हम जहर का घूंट पीने को तैयार, यानी हम जहर हैं, हम सब बर्दाश्त किए हैं, देखिए हम जहर हैं। दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुलायम सिंह के यहाँ, कि हमको जहर कहा था लालू यादव ने, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो नीतीश कुमार? मैं नहीं चाहता था इस आदमी को, मैं जानता था, मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए, इस पर कोई भरोसा नहीं। और जब हमसे तेजस्वी जी मिले भी कैबिनेट मीटिंग के बाद अकेले, तो ये सारी बातें हुई। हमसे कहा गया कि आप ही बता दिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, और किस तरह से मजाक उड़ाने लगा कि भाई ये सीबीआई के हैं, ये क्या हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि जेडीयू के सामने या मेरे सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे। जब इनको सपोर्ट कर दिया, तेजस्वी के काम को देखा, राज्य ने देखा, इसकी सराहना होने लगी, तो इनका कान खड़ा हुआ। ये महागठबंधन की सरकार बनी और इतना सीट जीते, ये अकेले इनके बलबूते पर जीते। मास बेस कास्ट बेस नहीं होता है, और हम कास्ट बेस में यकीन नहीं करते, हम मास बेस में यकीन करते। पता नहीं कितने लोग दावा करते हम बनाए, हम ही को बनाया। तो इनके मन में शुरू से बेईमानी था मेरे प्रति कि लालू गड़बड़ करेगा तो 140 हम लोग का सीट आ जाएगा, तो लालू को माइनस करके सरकार बना लेंगे। यूज किया, हमारा इस्तेमाल किया। सुना आपने लालू नीतीश को कभी प्यार, कभी नफरत, कभी गले लगाना, कभी दुत्कार देना, कभी पीठ मोड़ लेना, कभी सरकार बनाने के लिए दोनों ने जो चाहा किया, बिहार की जनता का इस्तेमाल किया। लेकिन चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं 2019 में नरेंद्र मोदी की। क्या विपक्ष खत्म है और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा? शाहनवाजी, आप प्रमोद जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, जरूर दीजिएगा। आधे घंटे तक किसी ने किसी को रोका टोका नहीं, सबकी बात हो गई है। अगला आधा घंटा हम फ्री कर रहे हैं, आपको जब जहां लगे किसी की बात का जवाब देना है आप जरूर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले इस हिस्से में योगेंद्र जी, प्रमोद जी का अहम सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े। एक सेकंड सर, एक सेकंड शाहनवाज जी, मैं सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जो आंकड़े, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड सर, प्रमोद जी का आंकड़े का ही जवाब चर्चा की शुरुआत। नहीं, आपके पास आएंगे जरा योगेंद्र जी से, क्योंकि उन्होंने काफी काम किया है, रिसर्च किया है, बरसों तक आपके हमारे लिए सबके लिए वो चुनाव विश्लेषण करते रहे हैं। अब भले ही वो राजनीतिक दल हैं, अलग से आ गए, आप लोगों के साथी हो गए। योगेंद्र जी, प्रमोद जी ने जो आंकड़े दिए वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या जोड़ तोड़ से ही सरकार बनती है, क्या जनादेश का कोई महत्व नहीं है। भले ही 70-72% अगर आपको वोट मिला तो आप सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और दूसरी एक रिपोर्ट आई है, अभी हम आपको बता दें, अभी हमारे पास खबर आई एडीआर की रिपोर्ट में, पहले जो दागियों की तादाद मंत्रियों की थी, अजय जी ये ध्यान से सुनिएगा, 68% थी और अब आपकी सरकार में 70% है। तो योगेंद्र जी, क्या यही चलता रहेगा?
क्या देश की जनता को ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं? क्या लालू नीतीश की जो बातें अभी हमने सुनवाई, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता कि कौन क्या है, सत्ता के लिए कौन क्या करता है? कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी गले लगा लो। योगेंद्र जी। प्रमोद तिवारी जी ने एक तो कुछ वोट के आंकड़े दिए, वहां मुझे लग रहा था कि वो बहुत शायद ठीक ढंग से आंक नहीं पा रहे थे। तो बात सच है कि बीजेपी ने हर कोई चुनाव नहीं जीता है, लेकिन ये मान लेना कि पिछले 3 साल में बीजेपी हार और हार की तरफ अग्रसर हो रही है तो कोई बहुत कायदे की बात नहीं है, बहुत लंबे चौड़े आंकड़े देने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल 2 साल में कई जनमत सर्वेक्षण भी आए हैं, उनमें फिर उतार चढ़ाव हो सकता है, कोई जनमत सर्वेक्षण जादू की बात होते नहीं, लेकिन मोटे तौर पे ये बात सामने आई है कि 3 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक और राजनीतिक विरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि हम इन साधारण बातों से इनकार करें। अगर हम गंभीर विरोधी हैं तो हम जरूर इससे ज़्यादा जाके बात करेंगे। प्रमोद जी एक और बात शायद कहना भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हथकंडे उन्होंने गिनाए बिल्कुल ठीक गिनाए, और बहुत ज़रूरी है एक देश को पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बिना चुनाव के भी जीतती है, चुनाव हारने के बाद भी सरकार बनाने के हथकंडे बनाती है। लेकिन प्रमोद जी मुझे याद नहीं आ रहा इनमें से कोई भी एक हथकंडा हो जो कि कांग्रेस ने इस्तेमाल ना किया हो। खैर इन बातों को छोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ बुनियादी चीज़ पे हम फोकस करें। बुनियादी बात यह है कि इस देश में विपक्ष का मतलब केवल संसदीय विपक्ष नहीं है। विपक्ष का मतलब केवल वो पार्टियां नहीं हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा में आज मौजूद हैं। मैं समझता हूं उसका दिवालियापन पहले काफी समय से स्पष्ट था और नीतीश कुमार जी के जाने से उसका दिवालियापन और भी जाहिर हो गया। लेकिन आज इस देश में विपक्ष है, बहुत बड़ा विपक्ष है। वो विपक्ष है किसानों का, वो विपक्ष है युवा बेरोजगारों का, वो विपक्ष है दलितों का, वो विपक्ष है जमीन पे जो संघर्ष आ रहे हैं, और सच्चा विपक्ष योगेंद्र जी ठीक है। शाहनवाज जी कॉन्फिडेंट लगते हैं आप, और आज जो 4 नेता यहाँ पर हैं, आपको लगता है कि आप तमिलनाडु में AIADMK से कोशिश कर रहे हैं, वहां भी मिल जाएंगे, और 2019 आपके लिए और आसान नीतीश कुमार ने कर दिया है? देखिए, जो योगेंद्र जी ने सही कहा कि आंकड़े जो दे रहे थे प्रमोद जी, मैं सिर्फ 1-2 सेकंड लूंगा कि जब 2004 में इनको 35% मिला था और 9 में 32% मिला और अभी 19% वोट मिला। 32 और 33 में भी ये सरकार में रहे, हमें 31 की बात कह रहे हैं। दूसरी बात कि प्रमोद जी आपने ये नहीं बताया कि विकल्प आपके पास कौन है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी 2 टीम है। एक टीम है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश की सेवा में लगी है, एक टीम है अमित शाह जी के नेतृत्व में जिसमें हम लोग काम करते हैं। अमित शाह जी पिछले 95 दिन से यात्रा पे हैं, गरीब के घर जा रहे हैं, एक दिन भी दिल्ली में नहीं रहे, आए हैं तो किसी मीटिंग के लिए आए हैं। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ पर जा रहे हैं, हमारा एक एक वर्कर बूथ पर जा रहा है। हम लोग रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर मिलते हैं, हम लोग दौरा कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देश को बदलने में लगे हैं, हमारा देश बदल रहा है। आप संघर्ष करते नहीं, आप सिर्फ ठीक है प्रमोद जी टीवी पे अच्छा बोलते हैं इसलिए टीवी पे आए, आप प्रमोद जी मेहनत करते होंगे, लेकिन आपके कितने नेता सब तो छुट्टी पे हैं। आप तो खुद ही वॉकओवर हमें दे रहे हैं, हम कहां मना कर रहे हैं, चुनौती दीजिए। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन हमें यह मत कहिए कि कल अमित शाह जी कहें भाइयों बहनों कुछ वोट इनको भी दे दो ताकि विपक्ष के नेता का दर्जा भी इनको मिल जाए। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हम एक ईमानदार सरकार चला रहे हैं, ठीक है, और हम सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबकी चिंता कर रहे हैं। हम दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की फिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप हमें हराने के लिए कोई कार्यक्रम चला रहे हैं क्या? बताइए आप। मैं अब शहनवाज भाई रुक जाएं, शरीफ आदमी हैं, गलत पार्टी में फंसे हैं। मैं एक बात सिर्फ आपसे कह दूं, इतनी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने इसी लोकसभा में आपको 2 सीटों पर बैठे देखा है, तब आपकी ये अहंकार भरी भाषा हमने पुरानी नहीं, सन 84 की कहानी है। तो ये मत बताइए हम आज कहां हैं। भारत की जनता पर विश्वास रखिए, विकल्प वो खुद बनाती है, ढूंढ लेती है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे, आप अभी उज्ज्वला की बात कर रहे थे शहनवाज भाई, कहीं तो ईमानदारी से बोला होता कि आज ही तो घोषणा हुई है कि 4 रुपए
जो सिलेंडर है गैस पे सब्सिडी जो है हर महीने 4 रुपए काटेंगे, जरा 12 से जोड़ दीजिए, यानी 48 रुपए एक साल में आप गरीब पे बोझ डालेंगे। और आप बात करते हो गरीब की सरकार है, 140, 130, 120 डॉलर पेट्रोलियम खरीद के उतने पे बेचा, और आप बड़े गरीब के रहनुमा बने हो कि 50 डॉलर पर बैरल पे उतने पे बेच रहे हो। ये 90 डॉलर कहां ले जा रहे हो शर्मा जी? 1919 में जवाब देना होगा आपसे। फिर मैं एक चीज कह दूं, अहंकार बुरी चीज है। आज अगर भाजपा के पास कुछ है नेताओं की भाषा में, चाल में, तो अहंकार 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 रावण का भी नहीं रहा, अहंकार मोदी और अमित शाह का भी। प्रमोद जी हो गया। अजय आलोक जी क्या है आप? शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी एक सेकंड सर प्लीज। कोसों दूर है शाहनवाज जी एक सेकंड, तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अजय आलोक जी क्या हम लोगों की डिक्शनरी में नहीं है साहब? आप जेडीयू के प्रवक्ता होने के नाते, जेडीयू के एक नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, प्रमोद सर एक सेकंड, प्रमोद जी प्लीज, क्या आज आप बिहार की जनता को यह आश्वासन दे सकते हैं कि 2000 अगला चुनाव जो होगा, पार्टी में नहीं है लोकसभा चुनाव नहीं, ठीक है कोई बात, अरे कोई बात नहीं शाहनवाज जी, लोग हैं, क्या आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि आप साथ में रहेंगे, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे, या फिर से लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा? देखिए सईद साहब, बीजेपी के साथ हम 17 वर्ष रहे, 1996 से साथ में चुनाव लड़ते आए, इसलिए साथ नहीं रहने की कोई वजह नहीं है। जो वजह थी उसका संदर्भ खत्म हो गया। मैंने कहा ना, परसेप्शन चेंजेस, और परसेप्शन चेंज करता है व्यक्ति के कामों से जो उसके अगल बगल ऑरा बनती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य ऐसे थे कि हमने खुले में आके समर्थन उनका किया, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जीएसटी हो। हमारा भी परसेप्शन चेंज किया, संदर्भ बदल चुका है, तो कोई कारण नहीं है कि हम 2019 क्या 2029 में भी साथ ना रहें। तो इसलिए ये कयास लगाना कि हम फिर लड़ाई करेंगे, अलग हो जाएंगे, ये स्पेकुलेशन के सिवा कुछ नहीं है। हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ रहेंगे। लक्ष्य एक है, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार रामानुज जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम बिहार में फोकस, आपकी सरकार चले गई, आप जो एक महागठबंधन का 2019 का सपना देख रहे थे नरेंद्र मोदी को हराने का, अब आप ही के साथी रहे नीतीश कुमार कहते हैं कि यह असंभव है। आपको कोई संभावना किसी तरह से नजर आती है? देखिए साहिब जी, बहुत स्पष्ट है कि साहब नीतीश जी के जाने से अभी तत्काल आपको और लोगों को लग रहा हो कि हमें घाटा हुआ है। मैं समझता हूं नीतीश जी को घाटा हुआ है। नीतीश जी का दिवालियापन, सिद्धांत विहीनता, कुर्सी प्रेम और उससे ज़्यादा डरपोक होना साबित हुआ है। जहां तक रहा हमारी और विपक्ष की राजनीति का, तो प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं, उससे ज़्यादा आंकड़े खुद बोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पे हम लोग प्रमोद तिवारी जी की बात के आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं कि हम वो मतदाताओं के बिना पर जिन्होंने 69% लोगों ने जो खिलाफ में मतदान किया हुआ है उनको गोलबंद करेंगे। रायसीना हिल में जय श्री राम को रोकेंगे। चुनाव आयोग में आरएसएस के लोग बैठाए जा रहे हैं, नीति आयोग बनाए जा रहे हैं। क्षेत्र में जाके क्या बोलेंगे आप? किसके लिए होगा ये हम लोगों को बता रहे हैं कि ये देश, ये जो है संविधान की आत्मा की रक्षा, हम जय संविधान बोलने वाले लोग, जय भीम बोलने वाले लोग, ये जय श्री राम वाले से लड़ लेंगे। देश के पिछड़ा, दलित, गरीब, मजदूर, किसान, अकलियत के लोग ने इस चालाकी को नीतीश जी को पकड़ लिया है। और नीतीश जी का ये मौका प्रस्ती, ये खंजर घोंपना, ये चले थे और संघ मुक्त भारत, इनकी बात और ये संघ चलने लगी। अभी आज ही झारखंड सरकार ने घोषणा किया कि वहां की सरकार शराब बेचेगी। ये रोज नाटक करते थे, जाके कहे कि अब गए हैं बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरे देश को शराब मुक्त करें, संघ मुक्त नहीं कर सके, शराब मुक्त करा। इनका ये रहा है चालाकी भरा, ये कार्य इनका हमेशा से रहा है। कभी ये आरएसएस के कार्यालय में जाकर के बोल चुके हैं कि हम अपने घर में आए हैं, जॉर्ज साहब को ले जाके बर्बाद कर चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी को पहले भी बचा चुके हैं, ये पहले बचाए हैं जाके। जब वाजपेयी जी भी कहते थे, वाजपेयी जी ने भी जब कहा था कि राजधर्म नहीं निभाया तो गुजरात में जाके सर्टिफिकेट था। ये नरेंद्र भाई मोदी आपको देश मांग रहा है, तो ये हमेशा। क्या नरेंद्र मोदी के आगे नीतीश कुमार जैसे जुझारू नेता की लौ भी अब
फपक रही है, कम पड़ गई है या बुझ गई है? क्या महागठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की जो रणनीति विपक्ष बना रहा था वो टाई फेस हो गई है? हम आप सभी से, हमारे सभी मेहमानों से निवेदन है कि कार्यक्रम के आखिर हिस्से में हैं। आखिरी सवाल योगेंद्र जी हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन रामानुज जी, अजय जी, प्रमोद जी और शाहनवाज जी, कम शब्दों में योगेंद्र जी, क्योंकि सबसे पहले आपसे शुरुआत है, आप एक एक बात अपनी बात कर दीजिए, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपकी बात दर्शकों तक पहुंच जाए। बहुत अच्छी बात शाहनवाज हुसैन जी ने कही थी, इसमें कोई शक नहीं, आपने भी माना योगेंद्र जी कि अमित शाह जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, संगठन को उन्होंने मजबूत किया है, उनके नेताओं पर नकेल कसी है, उनके मंत्री जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनमें डर है, सांसदों को टाइट किया गया है, अभी नहीं राज्यसभा में आए तो सबकी क्लास लगाई अमित शाह ने। क्या ये मेहनत आपको विपक्ष की तरफ से होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? मैंने पिछले साल 1.5 साल से बार बार कहा है कि इस देश का विपक्ष बिल्कुल दिवालिया हो गया है। इसमें ना तो कोई नेतृत्व है, ना उसमें कोई साख है, ना उसमें कोई दृष्टि है, ना उसमें कोई रणनीति है, और ये सब एक बार फिर नीतीश वाले कांड से जाहिर हुआ है। मेरा मानना है कि इस देश का सच्चा विपक्ष संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर है। किसान आंदोलन, दलित आंदोलन और ये जो हिंसा के विरुद्ध आंदोलन हो रहे हैं, वो सच्चा विपक्ष है इस देश का। समय की थोड़ी सी कमी है। रामानुज जी, जल्दी से कम शब्दों में बता दीजिए, अब आप महागठबंधन कैसे खड़ा करेंगे, कैसे तैयार करेंगे? देखिए, महागठबंधन एक विचारधारा है, वो कॉन्सेप्ट ही एक जो आइडियोलॉजी है कि साहब हम लोगों का जो इस देश में समतामूलक समाज बनाने का, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर आधारित जो संविधान की आत्मा है, संविधान के अनुरूप इस देश को बनाने का जो सपना था लोहिया का, गांधी का या जयप्रकाश का, अम्बेडकर साहब का, ज्योतिबा फुले का, वो लड़ाई हमारी अभी बीच रास्ते में अटकी हुई है। इसमें धोखा हुआ है, नीतीश जी ने खंजर घोंपा है, बीच के लोग जो जगह जी कह रहे हैं निश्चित तौर पर कमजोर। उनको म्यूट। अजय जी, बात कहना है, 2015 महागठबंधन बना के हम लड़े थे, हम 178 जीते, और 2010 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, रामविलास पासवान भी उस वक्त कांग्रेस और आरजेडी के साथ थे, हम 206 जीते। तो अजय जी, अब नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, प्रचंड बहुमत फिर से मिलेगा, चाहे 2019 में नीतीश मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे, वो नहीं होंगे। कितनी बार नीतीश जी? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रमोद जी, जल्दी से अपनी बात कह दीजिए, अगर कुछ कहना चाहें तो। प्रधानमंत्री हैं और वही कंटिन्यू करेंगे, उम्मीदवार बनाने की जरूरत कहां है? हमारी नजर होगी, हमारी कोशिश होगी 2019 में कि मोदी जी के नहीं, उनकी नीतियों के विरोध में जो इस देश की 68% जनता का वोट कैसे है, वो 68% वोट आपको मिलता है ये दिखाई देगा। शाहनवाज जी, क्षमा आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन आप तो सबसे अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कह दिया है कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं, वो अपराजय हैं। 2019 भी नरेंद्र मोदी का। देखते रहिए आज तक।